हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हमारा विषय है मिट्टियाँ, अर्थात हमें इस विषय के अंतर्गत हमें भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहले हमें मिट्टी की एक परिभाषा ज्ञात होनी चाहिए कि हम मिट्टी किसे कहते हैं। भूगोल के अंतर्गत हम मिट्टी का अर्थ लेते हैं कि मिट्टी में सामान्यतः भूपृष्ठ पर मिलने वाले जितने भी असंगठित पदार्थ हैं उनकी जो ऊपरी परत है जिसका कि निर्माण मूल चट्टानों के विखंडन और वनस्पति के योग से होता है उसे हम मिट्टी के नाम से जानते हैं। अर्थात ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मिट्टी असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत होती है जिसका निर्माण मूल चट्टानों के विखंडन और वनस्पति के योग से होता है। यदि हम देखें तो भारत की जो मिट्टियां हैं उनमें सामान्यतः हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की हमें कमी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त हम मिट्टियों को तीन और प्रकारों के अंतर्गत हम बांट करके उनका अध्ययन करते हैं। एक होती है जिनको कि हम कहते हैं कटिबंधीय मृदाएं यानी कि जोनल सोइल्स, यानी कि जो वनस्पति और जलवायु के लंबे प्रभाव से निर्मित होती है, अर्थात प्राचीन मिट्टी होती है जिनके अंतर्गत जो उनकी सॉइल प्रोफाइल होती है वो आदर्श रूप में हमें दिखाई देती है, उसे हम कटिबंधीय मिट्टी के नाम से जानते हैं, जैसे कि लेटेराइट और लाल मिट्टियाँ। दूसरे प्रकार की जो मिट्टियाँ होती है उसे हम कहते हैं इंट्राजोनल सॉइल्स, अर्थात अंतरकटिबंधीय मिट्टियाँ जिनकी सॉइल प्रोफाइल पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है, उन्हें हम इंट्राजोनल सॉइल्स के नाम से जानते हैं, जिनके अंतर्गत काली और पोडजोल मिट्टी को शामिल किया जाता है। और तीसरे वर्गीकरण में आती है नवीन मृदाएं जिसको कि हम एजोनल सॉइल्स के रूप में जानते हैं, जिनकी सॉइल प्रोफाइल स्पष्ट नहीं होती है और जितनी भी नवीन मृदाएं हैं वो सब इसके अंतर्गत शामिल की जाती है, जैसे कि जलोढ़ हो या रेतीली मिट्टी हो। तो ये सॉइल प्रोफाइल के आधार पर हम मिट्टियों को तीन भागों के अंतर्गत बांटते हैं: जोनल सॉइल, इंट्राजोनल सॉइल एंड एजोनल सॉइल्स। यदि हम बात करें तो भारत में पाई जाने वाली जितने भी प्रकार की मिट्टियां हैं उन मिट्टियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने निम्न 8 प्रकारों के अंतर्गत बांटा है: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और पीट या दलदली मिट्टी। अब हम इन एक मिट्टियों के बारे में क्रम से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक मैप के अंतर्गत ये दिखाई दे रहा है कि भारत के अंदर पाई जाने वाली मिट्टियों का वितरण किस प्रकार से है। इसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो ये जो हमें ग्रीन शेड के अंतर्गत ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है भाग, इस भाग के अंतर्गत यहाँ पर पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं फॉरेस्ट या पर्वतीय मिट्टी के नाम से, फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल्स के नाम से इसे हम जानते हैं। इसके नीचे ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, इस संपूर्ण भाग के अंतर्गत जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम एलुअल सॉइल्स यानी कि जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो हमें रेड कलर के अंतर्गत शेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम रेड मिट्टी के नाम से यानी कि लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं इसे हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो हमारा पश्चिमी तटीय भाग है और ये पूर्वी तटीय भाग का थोड़ा सा भाग जहाँ पर मिट्टी जो पाई जाती है उसे हम लेटेराइट मिट्टी कहते हैं, और पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली मिट्टी को हम शुष्क मिट्टी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम इन 6 प्रकार के वर्गीकरण को प्रमुखता देते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक क्रम से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी एलुअल सॉइल, इस मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत के लगभग 45.6% भाग पर है। इस में उत्तर का विशाल मैदानी भाग जो है वो इसके अंतर्गत, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो क्षेत्र है ये सारा, इस क्षेत्र के अंतर्गत ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरस, पोटाश और चूना तो पर्याप्त होता है, किंतु नाइट्रोजन और जीवांश की कमी होती है। और इस मिट्टी को भी 3 उपवर्गों में बांटा जाता है: तराई, बांगड़ और खादर। बांगड़ में मिट्टी की सतह के नीचे चूने की गांठें पाई जाती है जिन्हें हम कंकर के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तराई क्षेत्र में इसमें गन्ने की कृषि, बांगड़ क्षेत्र के अंतर्गत इसमें गेहूं, कपास, तिलहन की कृषि, और खादर क्षेत्र के अंतर्गत इसमें चावल और जूट की कृषि की जाती है। उनके लिए, इन फसलों के लिए ये मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसी प्रकार से
दूसरी जो मिट्टी आती है उसे हम कहते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है ये भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 16.6% भाग है। इस मिट्टी को हम रेगुर या कपास मिट्टी के नाम से जानते हैं और इस मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, चूना तो पर्याप्त होता है, किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की कमी होती है। ये जो मिट्टी है ये व्यापारिक फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास, मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन और तिलहन कृषि के लिए ये अनुकूल मानी जाती है। इस मिट्टी का विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक तथा उत्तरी आंध्र प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो कि हमें इस मानचित्र के अंतर्गत भी दिखाई दे रहा है। तीसरे प्रकार की जो मिट्टी आती है उसे हम कहते हैं लाल मिट्टी। ये जो मिट्टी है ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये हमें इस मानचित्र के अंतर्गत भी इसका जो वितरण है लाल मिट्टी का वो हमें स्पष्ट तौर पर दिखलाई दे रहा है। इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, किंतु पोटाश यहाँ पर पर्याप्त मिलता है और इस मिट्टी में मुख्य रूप में मोटे अनाज, दलहन और तिलहन इनकी कृषि की जाती है। अगले प्रकार की मिट्टी आती है जिसे हम कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। ये जो मिट्टी है ये लाल मिट्टी का ही विशिष्ट प्रकार है, जो कि मानसूनी जलवायु का परिणाम है, अर्थात अत्यधिक वर्षा वाले भागों में यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में लेटेराइट चट्टानों पर जो अपक्षालन की क्रिया होती है, जिसे हम लीचिंग के नाम से भी कहते हैं, की क्रिया होने से सिलिका और चूने के अंश तो रिसकर के नीचे चले जाते हैं और लोहा और एल्यूमिनियम ऊपर रह जाते हैं, जिससे बनने वाली मिट्टी जो है वो लेटेराइट कहलाती है। ये जो मिट्टी है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट पर केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, झारखंड में और असम के अंतर्गत पाई जाती है। ये मिट्टी जो है अम्लीय होने के कारण इसमें चाय की कृषि भी की जाती है। चूना, नाइट्रोजन और पोटाश और ह्यूमस की कमी इसके अंतर्गत होती है, किंतु मोटे अनाज, दलहन, तिलहन की कृषि के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। इसी प्रकार इस मिट्टी की एक प्रमुख विशेषता ये भी होती है कि शुष्क मौसम में ये मिट्टी सूखकर ईंट की भांति कठोर हो जाती है और इस मिट्टी का हम देख सकते हैं ये जो प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के जो कुछ भाग हैं, इनमें इस मिट्टी का विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगले प्रकार की मिट्टी को हम कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। इसे हम वन्य मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसका विस्तार लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में अर्थात हिमालय में, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। चूंकि यह मिट्टी ढाल पर होने के कारण से इस मिट्टी की परत जो होती है वो पतली होती है। इस मिट्टी के अंदर पोटाश, फास्फोरस और चूने की कमी होती है, किंतु ह्यूमस पर्याप्त पाया जाता है। ये जो मिट्टी है ये बागाती कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगले प्रकार की मिट्टी आती है जिसे हम कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा और उत्तरी गुजरात में है। ये बलुई मिट्टी है जिसमें लोहा और फास्फोरस पर्याप्त होता है, किंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज की कृषि होती है। सिंचाई सुविधाएं मिलने पर यह मिट्टी जो है वो उपजाऊ मिट्टी के रूप में बदल जाती है। इसी प्रकार अगले प्रकार की जो 2 मिट्टियां आती हैं उन मिट्टियों को हम कहते हैं लवणीय और क्षारीय मिट्टी, और नेक्स्ट आती है पीट, जैविक या दलदली मिट्टी। अब लवणीय क्षारीय जो मिट्टी है, सेलाइन और एल्काइन जो सॉइल्स हैं, इसे हम रेह, ऊसर, कल्लर, चौपन आदि इन विभिन्न नामों से भी जानते हैं। इन मृदाओं का जो विकास है वो पर्याप्त जल निकास के अभाव वाले क्षेत्रों में हुआ है, यानी कि जहाँ पर जल निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है या जल भराव वहाँ पर रहता है, तो उन क्षेत्रों की मिट्टी लवणीय और क्षारीय के अंतर्गत बदल जाती है। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है
तो उसे तो हम अम्लीय मिट्टी कहते हैं, और इसकी अम्लता दूर करने के लिए इस मिट्टी में चूने का उपयोग किया जाता है। और जिस मिट्टी का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है उसे हम क्षारीय मिट्टी कहते हैं, और इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम और सल्फर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगले प्रकार की मिट्टी आती है जिसे हम कहते हैं पीट या जैविक या दलदली मिट्टी। ये जो मिट्टी है ये दलदली क्षेत्रों के अंतर्गत जैविक पदार्थों की अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है, और केरल में इस मिट्टी को कारी के नाम से जाना जाता है, और यह मिट्टी काले रंग की, भारी और अम्लीय होती है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि भारत की मिट्टियों को अध्ययन की दृष्टि से हम इन 8 भागों के अंतर्गत बांट करके पढ़ते हैं। अब मिट्टी से संबंधित हम अन्य विशेषताओं के लिए हमारी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।